दोस्तों नमस्कार। आज के हम वीडियो में देखेंगे कि भारत में मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण क्या थे। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम इसकी व्याख्या को बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो मुग़ल साम्राज्य है वो भारत के मध्यकाल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसकी उपस्थिति को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके महत्व को भी हम जो नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के पश्चात जब भारत में मुग़ल सत्ता स्थापित हुई, तो उसके बाद हम अध्ययन की दृष्टि से मुग़ल साम्राज्य को दो हिस्सों में बांट के पढ़ते हैं। एक हिस्से में हम उन शासकों को पढ़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं कि प्रमुख मुग़ल शासक, और दूसरे हिस्से में हम जिन शासकों का अध्ययन करते हैं उन्हें हम कहते हैं उत्तर मुग़ल शासक या उत्तरवर्ती मुग़ल शासक। तो प्रमुख मुग़ल शासकों में हम जिनकी बात करते हैं वे बाबर हैं, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगज़ेब। और 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद हम जिन मुग़ल शासकों के विषय में अध्ययन करते हैं उन्हें हम उत्तरवर्ती मुग़ल शासक कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि मुग़ल साम्राज्य के पतन का कारण क्या है। तो हम देखते हैं कि 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही जो एक बृहद मुग़ल साम्राज्य है वह भारत में धीरे धीरे विकसित होने लगता है। अब ऐसा क्या है कि इतना बड़ा साम्राज्य जो लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन कर रहा है, 1526 से लेकर 1707 तक, आखिर ऐसा क्या है कि औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही उसमें जो विघटन प्रारंभ हो जाता है। उसके कुछ कारण रहे होंगे। तो पहला हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों की औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात मुग़ल दरबार अमीरों के गुटों के लड़ाई का अड्डा बन गया। ऐसा होता भी है, ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि जिस भी साम्राज्य में, जिस भी देश में शासक शक्तिशाली नहीं होगा, वहाँ जो उसके मंत्री होंगे, उसके जो नौकरशाह होंगे, उनमें वर्चस्व की लड़ाई होगी और वो आपस में जो है सिर फुटबॉल करना शुरू करेंगे। तो औरंगज़ेब की मृत्यु के साथ ही जो उसके दरबार में जो शासक वर्ग था, जो अमीर वर्ग था, जो अभिजात वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, उसमें शक्ति के अधिक केंद्रीकरण की जो है एक एक भाव देखा गया कि किसके पास शक्ति का केंद्रीकरण अधिक होगा, और शक्ति अधिक इकट्ठा में करने के चक्कर में उनमें आपस में जो है सिर फुटबॉल शुरू हो गया। जो महत्वाकांक्षी सूबेदार थे वे कमज़ोर सत्ता के प्रभाव में स्वतंत्र शासक जैसा व्यवहार करने लगे। हम देखेंगे कि उस दरमियान औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात अवध ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, हैदराबाद ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया, बंगाल ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो महत्वाकांक्षी जो सूबेदार हैं, जो महत्वाकांक्षी गवर्नर हैं प्रांतों के, वे स्वयं को एक इंडिपेंडेंट रूलर की तरह व्यवहार करने लगे, एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे। अगला जो बिंदु है वो ये है कि जो मराठे हैं, इनके जो हमले हैं ये गंगा के मैदान तक होने लगे। तो गंगा का जो मैदान है यह उत्तर भारत की हृदय स्थली कही जाती है। गंगा के मैदान पर नियंत्रण स्थापित करने का मतलब है कि आप पूरे उत्तर भारत की जो खाद्य आपूर्ति, जो सप्लाई चेन है, जो फूड चेन है, आपने उस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। तो यह एक बड़ा। अगला हम देखेंगे कि 1739 में जब मुग़ल बादशाह को गिरफ़्तार करके जब नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा, तो इससे साम्राज्य की कमज़ोरी जग जाहिर हो गई। अब तक जो मन में हिचक रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम विद्रोह करें और बादशाह हमारे ऊपर कार्रवाई कर दें, अब 1739 में जब नादिर शाह का हमला हुआ और नादिर शाह ने जो है दिल्ली को लूटा और मुग़ल बादशाह खड़ा रह गया, देखता रह गया, वो कुछ नहीं कर पाया,
तो लोगों को लग गया कि नहीं, बादशाह में अब जान नहीं है, ताकत बची नहीं है, अब हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अगला जो एक भौगोलिक कारण है वो ये है कि कृषि के संदर्भ में कोई बहुत काम नहीं किया गया था। औरंगजेब के समय भी कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं किया गया। होता यह है कि यदि एग्रीकल्चर ही आपकी आय का मुख्य स्रोत है तो शासकों को जो है कृषि सुधार संबंधी कार्यक्रम अपनाने चाहिए। हालांकि कुछ हमें ऐसे सुधार देखने को मिलते हैं, लेकिन बृहद पैमाने पर ऐसे सुधार में देखने को नहीं मिलते हैं। फलस्वरूप कृषि की उत्पादकता में कमी आई। अब कृषि से उत्पादन घटने लगा और कृषि सुधार से संबंधित कोई काम नहीं किया गया, कृषि की कोई नई विधि नहीं थी और मालगुजारी अधिक थी। जब उत्पादन कम है, अगर मालगुजारी उतनी भी लेंगे तो किसानों को मालगुजारी अधिक लगेगी, तो इससे लोगों में असंतोष फैला। अगला, नई ज़मीनें बसाने के लिए, मतलब भूमि में विस्तार करने के लिए, कृषि क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए राज्य ने पहल किया, लेकिन उसे मुखिया पर निर्भर रहना पड़ता था। अब शासक यदि जो है मुखिया पर निर्भर रहेगा, मुखिया के हिसाब से सरकारी योजनाएं यदि लागू होंगी, तो आप समझ सकते हैं कि योजनाएं कितनी प्रभावी होंगी और कैसी हो सकती हैं। अगला, जहांगीर और शाहजहां के काल में साम्राज्य का प्रसार लगभग न के बराबर हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि साम्राज्य का प्रसार होगा नहीं तो हमें संसाधन नहीं मिलेंगे, हमें कृषि भूमि अधिक नहीं मिलेगी, हमें उस राज्य के संसाधन अधिक नहीं मिलेंगे। अब नए क्षेत्र का विस्तार हो नहीं रहा है, लेकिन हमने एक बहुत बड़ा जो है प्रशासनिक तंत्र बना रखा है। अब हमने बहुत बड़ा प्रशासनिक तंत्र अगर बना रखा है तो हमारे खर्चे तो समय के साथ बढ़ेंगे, लेकिन हमारी आय के स्रोत नहीं बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें या तो अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करनी पड़ेगी, या तो हमें सैन्य क्षमता में कटौती करनी पड़ेगी, या यदि हम सैन्य क्षमता में कटौती न करें तो हमें राज्यों पर कर अधिक आरोपित करना पड़ेगा। हमें ये करना पड़ सकता है ताकि हम खर्च को नियंत्रित कर सकें। हालांकि हम देखते भी हैं कि खर्च को नियंत्रित करने के चक्कर में औरंगजेब ने राजकीय भर्तियों पर रोक लगा दी थी, सरकारी भर्तियों पर रोक लगा दी थी कि अब कोई भर्ती नहीं होगी। हालांकि इससे जो उसके कुलीन वर्ग थे वे नाराज़ भी हुए, क्योंकि उनके बेटे जो अवसर की तलाश में थे कि भर्ती निकले कि हम जाके इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, अब उनकी उम्मीदों को भी एक धक्का लगा। तो यह भी एक कारण है। अगला कि केंद्रीय सत्ता की कमजोरी ने अधिकारी वर्ग को, अमीर वर्ग को जनता का शोषक बना दिया। और ये होगा, ये हमेशा आप देखिएगा, ये इतिहास में गोल्डन प्रिंसिपल है। शासक यदि कमज़ोर होगा तो अधिकारी वर्ग जनता का खून चूस लेंगे, क्योंकि उनके ऊपर नियंत्रण करने वाला कोई नहीं होता। अगली जो मुगल साम्राज्य के जो पतन की सबसे बड़ी कारण थी वो था साम्राज्य का अति केंद्रीकृत होना। साम्राज्य का अत्यधिक केंद्रीकृत होने का मतलब क्या है कि न्यायपालिका का जो अंतिम प्रधान है वो बादशाह है, कार्यपालिका का जो अंतिम प्रधान है वो बादशाह है, विधायिका का जो अंतिम प्रधान है वो बादशाह है, कानून भी बादशाह बना रहा है, कानून का पालन भी बादशाह करवा रहा है, कानून की व्याख्या भी बादशाह कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में बादशाह का योग्य होना बड़ा आवश्यक है। अब जब बादशाह योग्य ही नहीं है और सारी शक्तियाँ उसमें निहित हैं तो अपनी शक्तियों का वो सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाएगा और अपने पूरे राज्य का बंटाधार करवा लेगा। तो यह भी एक कारण था और यह एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। किसी भी शासनकाल में, किसी भी राज्य में यदि सत्ता अत्यधिक केंद्रीकृत होगी तो राजा का योग्य होना ये परम आवश्यक है।
यदि राजा योग्य नहीं होगा तो अपने उन्हीं ताकतों की वजह से वो अपने पूरे राज्य का विनाश करवा लेगा। अगला जो रीज़न है कि औरंगजेब के समय मराठाओं को उचित सम्मान नहीं दिया गया, और कहा जाता है कि यह औरंगजेब के शासनकाल की सबसे बड़ी भूल थी। यदि वह मराठाओं के साथ एक सामंजस्यपूर्ण एक समझौते के तहत जो है बराबरी के दर्जे पे यदि वह अपने राज्य का संचालन करता तो मराठे जो है उनके एक बेहतर सहयोगी भविष्य में हो सकते थे। दुश्मन होना तो दूर की बात है, लेकिन मराठाओं का अपमान करना, उनके साथ समय को न भांप कर उनके साथ संधि न करना, यह औरंगजेब की एक बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इसके अतिरिक्त अगर कोई और पॉइंट होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तब तो वीडियो को देखते रहिए। उम्मीद है कि आपको व्याख्या पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।